नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम वानखड़े, आपका कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट फ्रॉम अंतर्मन माइंड केयर सेंटर। आज फिर से करते हैं अंतर्मन की बात। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी वीडियोस को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि हम इस वीडियो और चैनल के माध्यम से जो भी साइंटिफिक जानकारी आप सबके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इसका लाभ उनको भी हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक खास विषय पर, जिस विषय में मेरी भी खास रुचि है और एक्सपर्टीज भी। अभी जस्ट कुछ दिनों पहले 31 दिसंबर का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हर जगह पे हर किसी के ज़रूर किया होगा। नए साल के स्वागत के इस मौके पर काफ़ी जगहों पर पार्टीज, डिस्को, खाना, अलग अलग गेम्स, सारी चीज़ें अरेंज की जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा पैमाने में इन पार्टीज़ में नशे का भी प्रमाण चलता है। हमें ये बेहद अच्छे से पता है कि किसी भी तरह के सेलिब्रेशन में, खुशी में, गम में नशा हमेशा हर किसी के साथ में होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमने काफ़ी बार हमारे पुराणों में भी इसका संदर्भ पढ़ा है। काफ़ी बार इसका जो रेफरेंस है वो हिस्ट्री से जोड़ा जाता है और काफ़ी बार तो इसे परंपरा के तौर पे भी फॉलो किया जाता है। लेकिन क्या सचमुच हम बिना शराब के, बिना नशे के क्या कोई सेलिब्रेशन नहीं कर पाएंगे? या फिर हमें हमारी इमोशंस को सेलिब्रेट या शेयर करने के लिए क्या हमेशा नशे की आदत या फिर सहारा लेना ही पड़ेगा? आइए इस बारे में थोड़ा विस्तृत तौर पे जानकारी लेते हैं। जब कभी भी हम किसी भी तरह का नशा करते हैं तो काफ़ी बार यह होता है कि हमारे ब्रेन सेल्स जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और ब्रेन की कुछ क्षमताएं जो है वो अलग अलग रूप से काम करने लगती है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति बहुत ही शाय है, लोगों के सामने बोलने से कतराता है, अपनी बात उसे सामने रखने से शर्माता है, या फिर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता, तो काफ़ी बार ये होता है कि शराब पीने के बाद में या फिर किसी पर्टिकुलर तरह का नशा करने के बाद में वो अपनी बात बहुत अच्छे से रख पाता है। या तो फिर काफ़ी बार जो व्यक्ति बहुत खुल के एंजॉय नहीं कर पाता वो नशे का सहारा लेता है और बहुत ही उम्दा तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करता है, नाचता है, गाता है, खिलखिला के हंसता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, सबके सामने एंजॉय कर लेता है। बट क्या ये ज़रूरी है और क्या ये सही तरीका है किसी भी तरह से अपने इमोशंस को एक्सपोज करने का या शेयर करने का या एक्सप्रेस करने का? जब इस नशे का प्रमाण हमारे शरीर में बढ़ता है, कोई भी केमिकल हम हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, चाहे वो सिगरेट हो, तंबाकू हो, गांजा हो, भांग हो, अफीम हो, शराब हो, किसी भी तरह का, इन केमिकल्स के वजह से सबसे पहले हमारे ब्रेन के ऊपर असर होता है, राइट? और जिस सोशल इनहिबिशन में हमारा ब्रेन हमें हमेशा रखता है वो इनहिबिशंस खत्म हो जाते हैं। यानी कि यदि मुझे पता है कि 4 लोगों के बीच में बैठने से एक पर्टिकुलर तरीके से बातचीत करनी चाहिए, एक दूसरे का आदर करके या फिर एक दूसरे का ख्याल करके उस समय में बातचीत करनी चाहिए, ये जो इनहिबिशन हमारा ब्रेन हमें सिखाता है वो इनहिबिशन इस नशे की वजह से निकल जाता है। और फिर इंसान काफ़ी बार नशे के बाद में बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, कई बार गाली गलौज करता है, नाचता है, गाता है। उन्हें लगता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ या फिर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। असल में उनके ब्रेन ने उनके ऊपर जो इनहिबिशंस लगाए थे जो कि सोशली सही थे वो खत्म हो जाते हैं नशे के साथ में। काफ़ी बार ये भी हम देखते हैं कि कई आर्टिस्ट जो है वो नशे का प्रयोग करते हैं और उन्हें लगता है कि नशे के माध्यम से हम हमारी कला को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। चाहे वो सिंगर्स हो, राइटर्स हो, पोएट हो, जो पेंटर्स हो, वो इसका भी प्रयोग करते हैं। लेकिन सही बात तो ये है दोस्तों कि इस नशे के वजह से ब्रेन में जो भी बदलाव आते हैं, उसके वजह से जो थिंकिंग में बदलाव आते हैं, जो सोच में बदलाव आते हैं, जो हमारी जो परसेप्शंस है उसमें जो बिगाड़ होते हैं, जो खराबी आती है, उन्हें एक क्रिएटिविटी की तरह प्रस्तुत किया जाता है, राइट? और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं जब हम नशा करते हैं।
क्या हम बिना नशे के सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे? क्या हम बिना नशे के कोई आर्ट या फिर कोई कला प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे? क्या हम बिना नशे के हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे? इसका सही जवाब हम सबके बचपन में है। दोस्तों, आप सब ये मानते होंगे बचपन हमारे जीवन का सबसे अच्छा, मासूम और सबसे बेहतरीन एक समय रहता है। इस समय में हमें हंसने, खेलने, कूदने, नाचने, गाने के लिए किसी भी तरह के नशे की ज़रूरत कभी नहीं थी। हमारा बचपन एक बहुत ही मासूम था और उसी इनोसेंट भावना के साथ में हम ये सारी चीज़ें एंजॉय भी करते थे, अपने आप को एक्सप्रेस भी करते थे, अपने दोस्तों के साथ अपनी सारी हंसी खुशी शेयर भी करते थे। बड़े होने के बाद में जब हम थोड़े सयाने होने की कोशिश करते हैं तो हमारे बचपन कहीं ना कहीं दब के रह जाता है और फिर हम में से कुछ लोगों को नशे का सहारा लेना पड़ता है अपने आप को हेल्प करने के लिए। लेकिन क्या ये सहारा सही है? बिल्कुल नहीं। ऐसे कितने लोग हैं इस समाज में जो जानते हैं कि नशा करना एक आदत नहीं, एक शौक नहीं, एक मानसिक बीमारी है। इस ब्रेन में इन बाहरी केमिकल्स के वजह से जो चेंजेस होते हैं, उसके वजह से जो ब्रेन सेल्स को, न्यूरोनल सेल्स को डैमेजेस होते हैं, जो न्यूरोकेमिकल स्ट्रक्चर में परमानेंट चेंजेस होते हैं, इसके वजह से आदमी का पूरा स्वभाव बदलने लगता है धीरे धीरे। उन्हें अनेक कठिनाइयों का और अनेक मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का सामना भी करना पड़ सकता है, जिस वजह से उसका पर्सनल, सोशल, फैमिली लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी होता है। हम आपने आने वाले सीरीज में इस एडिक्शंस के अलग अलग तरीकों के बारे में भी और अलग अलग बीमारियों के बारे में विस्तृत रूप में जानकारी लेंगे। लेकिन पहले हम आज बात करना चाहते हैं कि क्या इस नशे की बीमारी से, जिन्हें हम शौक कहते थे, क्या इस बीमारी से बचने का कोई तरीका है या फिर क्या इसमें से बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग, कोई रास्ता है? डेफिनेटली है दोस्तों। यदि ये एक मेडिकल किस्म की बीमारी है तो डेफिनेटली मेडिकल साइंस के पास में इसकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि हमने अभी कहा कि कोई भी एक खास वजह नहीं है जिसके वजह से कोई आदमी शराब पीना, तंबाकू खाना, गांजा भांग लेना ये शुरू नहीं करता। वैसे ही कोई एक ठोस दवा ऐसी नहीं है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। मल्टी डायमेंशनल मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट किसी भी डी एडिक्शन के प्रोसेस में काम आता है। अब इस मल्टी डायमेंशनल ट्रीटमेंट का जो मकसद होता है, उसके अंदर कई तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास में है। डेफिनेटली दवाइयाँ हमें ज़रूर हेल्प कर सकती है, जो हमें इस नशे की वजह से तकलीफ़ें होती है उन्हें दूर कर सकता है। नशे से बाहर निकलते समय जब विड्रॉल सिम्टम्स जब हमें आते हैं, तब हमें दवाइयों का बहुत अच्छा सहारा मिलता है और काफ़ी बार तो ये दवाइयाँ लाइफ सेविंग साबित होती है। इसी के साथ साथ हम भविष्य में नशा ना करें, हमें भविष्य में नशा करने की इच्छा ना हो, जिसे हम तलब कहते हैं, वो तलब ना लगे, इसके लिए भी कई दवाइयाँ अच्छे तरीके से कारगर साबित होती है। तो अगर हम इन दवाइयों का सही डॉक्टरों के सलाह के साथ उपयोग करें तो डेफिनेटली हमें ट्रीटमेंट में असर मिलता है और अच्छे से सफलता मिलती है। दवा और डॉक्टरों की सलाह के अलावा काउंसलिंग ये बहुत ही बेहतर माध्यम है जिसके स्वरूप से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। काउंसलिंग में भी कई ऐसे साइकोथेरेपीज के ऑप्शंस हमारे पास में हैं जिन्हें यदि हम अच्छी तरीके से यूज़ करें और उसको रेगुलरली फॉलो करें तो डेफिनेटली हम इसमें से अच्छा मार्ग निकाल सकते हैं। पर्सनलाइज थेरेपी, मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी, ग्रुप थेरेपीज, फैमिली थेरेपीज, ये सारे कई ऐसे तरीके के थेरेपीज है जो हम ओपीडी बेसिस पे हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को या तो फिर जो रिहैबिलिटेशन एंड डी एडिक्शन सेंटर्स जो होते हैं हमारे, उसके अंदर हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जिसके माध्यम से ना तो सिर्फ पेशेंट को बल्कि उसके परिजनों को, उसके फैमिली को भी ये पता चलता है कि ये किसी तरह का शौक नहीं बल्कि एक मेडिकल डिसऑर्डर है और एक मानसिक बीमारी है और इससे किस तरीके से बाहर निकलना चाहिए, इसके तरीके हम पेशेंट के साथ साथ उनके फैमिली को भी बताते हैं। काफ़ी बार ये भी हम देखते हैं कि ब्लेम गेम्स शुरू हो जाते हैं फैमिली में कि इन्हें ये समझता है फिर भी ये जानबूझ के कोई व्यक्ति नशा करता है। पेशेंट कहते हैं कि फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती इसलिए मैं नशा करता हूँ। देखिए, ये ब्लेम गेम से कुछ नहीं निकलने वाला है। यदि पेशेंट के प्रयासों में परिवार भी अच्छे से सहकार्य करे, समझ के उनके साथ खड़े रहे और डॉक्टर की सलाह के साथ साथ
पेशेंट को एक सपोर्ट देते रहे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे निकलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हम यही रुकते हैं और आने वाले वीडियोस में हर एक एडिक्शंस के बारे में बहुत ही डिटेल में मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा और उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर अंतर्मन। नमस्कार।